नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड का जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सभी ने दे दिया है और मैंने आप सभी को बताया था कि अभी आपको आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। अगर आप लोग को प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपके पास टीईटी, अब टीईटी आपके हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, बट सिलेबस लगभग सभी का सेम होता है। इसके अलावा अगर आपको सेंट्रल में जॉब करनी है, सेंट्रल में टीचर बनना है, अपर प्राइमरी टीचर बनना है, तो सीटीईटी पहले आपके पास ये जो है इसको क्वालिफाई करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो नई पॉलिसी आई है, जब तक आप लोग टीचर बनोगे तब तक ये लागू भी हो जाएगी कि जब आप लोग टीटी के बाद जब आपका सुपर टेट होता है तो सुपर टेट में आपका टीटी का जो 25% नंबर है आपका वो जुड़ेगा। जब कोई आपकी सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा आएगी तो उसमें टीटी का सीटी आपका जो होता है, या आपके अदर भी जो आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, रीट हो गया, तो उन सभी में टेट को क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। तो पहले हम लोग टेट में क्या क्या आता है, क्या क्या सिलेबस है, उसको जानेंगे। इसके अलावा 2019 में जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में आप ये मान सकते हो 2019 में क्या 8 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपी टेट का, उससे मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, कुछ क्वेश्चन, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। आज मैं हिंदी पढ़ाऊँगा, हिंदी के साथ साथ मैं आपको मैथमेटिक्स जो भी आते हैं सब कुछ मैं पढ़वा दूँगा। उसके बाद में अच्छे से टॉपिक बाई टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर करूँगा, आपकी जो पूरी तैयारी करवाऊँगा। तो चैनल पर जुड़े रहना है आप सभी को, जिससे आप लोग अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दो और आने वाले एग्जाम में आप बिल्कुल धुआं करके आप सभी को आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया परीक्षा की जो अवधि होती है आपकी 2.5 घंटे की होती है। 2.5 घंटे में आपको 150 मिनट आपके जो टोटल होते हैं उसमें आपको 150 प्रश्न करने को मिलते हैं, जो कि आपका 150 नंबर का आता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो आपका होता है 30 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षण विधि, यानी कि जो आपका मनोविज्ञान हो गया, सीडीपी हो गया, वहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भाषा प्रथम भाषा द्वितीय का मतलब क्या है। भाषा प्रथम में आपका आता है हिंदी। अब ये हिंदी सबके लिए होता है, हिंदी सबको पढ़ना होता है। हिंदी का जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन वो सबके लिए आते हैं। और भाषा द्वितीय में आपके पास ऑप्शन होता है, आप या तो इंग्लिश चूज कर सकते हो या इंग्लिश के स्थान पर आप लोग संस्कृत चूज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इंग्लिश से करना है या संस्कृत से करना है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो भाषा द्वितीय में ये होता है। और चौथा है आपका है गणित। गणित से भी आपके 30 प्रश्न आते हैं, बहुत ही नॉर्मल लेवल के आपके जो क्वेश्चन आते हैं गणित में आते हैं। मैं आप सभी को वो सब चीज़ें हैं करवाऊंगा। गणित में से बेसिक हम बात करें क्या क्या आता है, तो ज्यामिति आता है, इसके अलावा जो संख्या है, जोड़ घटाव है, ये सब चीज़ें जो आपकी आती हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपका गणित हो गया। इसके अलावा आपका एक लास्ट होता है ईवीएस, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। 30 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। तो ये जो है आपके ये 150 प्रश्न आते हैं। तो आप जितना अच्छा नंबर यहाँ पर ला सकते हो आप लाने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो सिर्फ क्वालिफाई मांगता था, आपकी इसकी वैलिडिटी भी होती है। आपको एक बार करने के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को इसको आप 1 बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो। आपका जब भी नंबर अच्छा आता है तब तक देते रहिए आराम से। साल में 2 बार वैसे आता है, इस बार अभी तक नहीं आया है कोविड की वजह से, बट आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। आपका सितंबर तक वैसे आ जाता था, बट हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक आ सकता है। तो आप लोग उसका फॉर्म भरेंगे और अपनी तैयारी जो है जारी रखेंगे। इसके अलावा सीटेट की एक लगा हुआ है, वो उसके लिए भी आपका बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं भैया हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के आज मैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो पूरा देख लीजिएगा और एक आपको आइडिया लग जाएगा भैया किस तरह का पेपर में प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। तो ये आपका जो पेपर है, परीक्षा तिथि है 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था। और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक का इसका पेपर अलग होता है। इसके अलावा आपका जो अपर प्राइमरी होता है उसका पेपर आपका जो है अलग होता है। तो आप लोग इतना आप सभी को याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने हिंदी का क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हिंदी सेकंड में आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से 1 से 30 तक आपका बाल विकास था, वो भी करवाऊंगा। बट उसके पहले बाल विकास में थोड़ा बेसिक जाना आपको जरूरी है। सीधे क्वेश्चन आपको मजा नहीं आएगा। हिंदी आप सभी को पता है क्या होता है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाशन की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो याद रखिएगा उनका जो है मधुशाला पहले आया था। कौन सा पहले आया था भाई, मधुशाला पहले आया था, 1935 में पहले आया था। उसके बाद आपका मधुबाला आया था, 1936 ईस्वी में आया था। इसके अलावा 1937 ईस्वी में आपका मधुकलश आया था। निशा निमंत्रण की बात करते हैं 1938 ईस्वी में आया था। तो ये इनका जो सही क्रम यहाँ पे दिया गया है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं 2019 में आपका यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सुमेल करना आपको यहाँ
पर बेसिकली आपके हिंदी साहित्य सम्मेलन है और काशी नागरिक प्रचारणी सभा है, राष्ट्र सभा प्रचार समिति है। तो आपको बताना है ये इनका जो बेसिकली किस वर्ष में ये आपके बेसिकली हुए थे। तो यहाँ पर पहले मिला लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में बात करते हैं तो ये जो है आपका 1910 ईस्वी में हुआ था, तो ये मिल जाएगा आपका पहले से ये वाला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं काशी नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में, तो ये 1893 में हुआ था, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपका बचा गया राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तो तीसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके सारे ऑप्शन देखने को मिल गए, यानी कि CBAB। देखिए भाई पहले C है, फिर A है, फिर B है, तो CAB। जितने भी लोग सोच रहे थे, जितने लोग जवाब दे रहे थे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख सकते हैं आपके पेपर में आया था कि तुलसीदास के रचनाकार हैं। आप देखो तुलसीदास एक रचना भी आई थी, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों तुलसीदास के जो रचनाकार हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। या निराला जी के द्वारा रचित एक लंबी कविता है, या निरालाकृत रचनाओं में से सर्वाधिक कठिन भी मानी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्या से अनन्या ये आत्मकथा किसकी है? तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन, आपके साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं। तो अन्या से अनन्या की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये बेसिकली प्रभा खेतान, किसकी भैया? प्रभा खेतान जी की रचना है। और ये आत्मकथा जो है बेसिकली ये एक जो आत्मकथा है प्रभा खेतान जी की, ये बेसिकली क्या है, जीवन के मतलब अपने जीवन के बारे में उन्हें बहुत, जो आप ये मान सकते हो कि बहुत जो अनछुए पहल होते हैं उनको बहुत बेबाकी से प्रकट किया गया है। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि भैया इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 2007 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? भैया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ जो हैं दोस्तों कवि रैदास जी की है। ये ऑप्शन नंबर जो इसका D है कवि रैदास, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर D जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रैदास जी जो थे वो धर्मगुरु रामानंद जी के शिष्य भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो यहाँ पर अगर तद्भव शब्द की बात करते हैं तो जो खेत है, खेत आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है क्षेत्र होता है, सभी को पता है। जबकि त्रिकुटी प्रभुनाथ की बात करते हैं तो ये आपके जो है तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, औरत, लाश और पतलून की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देशज शब्द क्या होता है ये समझ लो। देशज शब्द जो बेसिकली जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं होता है, जो हम लोग अपनी बोली में ऐसे नॉर्मली यूज करने लग जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर धड़ाम की बात करते हैं तो जो धड़ाम है वो आपका देशज शब्द है। जबकि लाश की बात करते हैं तो ये तुर्की शब्द है, लाश तुर्की शब्द है। औरत आपका अरबी शब्द है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, अगर हम बात करते हैं पतलून के बारे में, तो पतलून जो है ये पतलून आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको बताते ही चलूँगा। इसके अलावा धड़ाम हो गया, खिड़की हो गया, खिचड़ी हो गया, पगड़ी हो गया, जूता हो गया, ये आपके देशज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है भैया? छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है, इस लोकोक्ति का मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। सिंपल सा इसका मतलब होता है क्या? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का भैया संधि विच्छेद पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो भैया ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद है आपका होता है ऋक प्लस वेद। ऑप्शन नंबर जो इसका B है ऋक प्लस वेद, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है बेसिकली व्यंजन संधि का उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, सद्वाड़ी हो गया, दिग्भ्रम हो गया, षड्यंत्र हो गया, ये आप सबकी जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप बीती में कौन सा समास है? अगर हम बात करते हैं भाई आप बीती के बारे में, तो आप बीती का अगर हम लोग करेंगे क्या समास विग्रह, तो आप पर बीतने वाला या आप पर बीती है जो, उसी हम लोग बोलते हैं आप बीती। तो आप पर बीती यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, तो आपका क्या हो जाता है सर? पर आपका आता है अधिकरण में, तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो भैया घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर में आया हुआ है। और में की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली आपका किस में आता है? अभी मैंने आपको बताया था, आपका में हो गया, पर हो गया, ये बेसिकली किस में आते हैं? अधिकरण कारक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका D है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं जहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़ करके इसका जवाब जो है देना होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आराम से देख लेते हैं क्वेश्चन। आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो और जवाब दे सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, जल्दी से पढ़ना है कि गांधीवाद में राजनीतिक और राजनीतिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उसका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संस्कार तक उसका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसी तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन को एक बार अच्छे से दिमाग लगा के कॉन्सेंट्रेट होकर के क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए सिंपल सा क्या पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है। तो अभी मैंने यहाँ पर पढ़ा था भैया कि संसार के जो सारे वाद है वो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित होकर चले गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज संसार के जितने भी वाद प्रचलित है वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र तक पढ़ा था मैंने, इसलिए मैंने तुरंत जवाब दे दिया। 1 नंबर आपको यहाँ पर फ्री में मिल गया। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा गया इसी संबंधित कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया। भैया उपयुक्त गद्यांश में अगर देखा जाए तो गांधीवाद का जो आधार है वो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को बताया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका भी, इसको पढ़े थे आप लोग ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपका जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधीवाद का जो आधार है वो बेसिकली किससे बताया गया था। तो जो गांधीवाद का आधार है वो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को बताया गया था। क्लियर है। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एक बार सिंपल सा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपके सामने आंसर जो है खुद ही निकल करके आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया बोला गया है, तो भैया कनुप्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो रचनाकार हैं वो आपके धर्मवीर भारती जी हैं। यह काव्य एक बेसिकली आपकी एक काव्य है, कविता है, और बहुत सारे और रचनाएं हैं जो इनकी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है प्लुत स्वर कौन सा होता है। तो प्लुत स्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका ओम लिखा गया है, ओम जो लिखा गया इस तरह से जो आपका ओम लिखा गया है ये आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सारे ओम लिखे गए हैं बट यहाँ पर वर्तनी जो है सिर्फ इसी ऑप्शन नंबर बी वाले की सही लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में 3 गुना अधिक समय लगता है लघु स्वर की तुलना में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे किसी नाटक में जब किसी का नाम पुकारा जाता है राम, तो राम में आपका क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। राम सिंपल सा राम है, उसमें दीर्घ स्वर है, लेकिन राम बोला जाए तो वहाँ पर प्लुत स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर नियोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। भैया ऋजु की बात करते हैं तो ऋजु का विलोम आपका कई बार बताया जा चुका है, ऋजु का विलोम आपका वक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो ढाई दिया गया है, अपूर्णांक बोधक, चलो ठीक है, पूर्णांक नहीं है, ढाई दिखा गया, अपूर्णांक बोधक है, सही है। अगला कह रहा है दूसरा यानी कि क्रमवाचक, दूसरा भी क्रमवाचक दिखा रहा है। वह नौकर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया कि कोई विशेषण नहीं है, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो वह नौकर सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से लिखा है ना कोई विशेषण नहीं है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, अशुद्ध यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आप भला तो जग भला, इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो भैया आप भला तो जग भला, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आप जो है आपका ये निजवाचक दिखाता है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, यस और नो, सभी लोग कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, पुरुष लिंग शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर चील, सरसों, कड़ी और संतान, तो यहाँ पर सारे के सारे आपके भैया देखा जाए तो स्त्रीलिंग है, लेकिन भैया जो आयोग है उसने संतान को जो है पुल्लिंग माना था, तो संतान को ही हम लोग भी पुल्लिंग मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। बट संतान जो होता है ये भी आपका एक स्त्रीलिंग ही होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, फिर से आपका एक पद्यांश दिया गया है,
पद्यांश के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पद्यांश क्या है, वरंद की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवक्षर प्राण करे तुलसी बलिजाऊं लाइन बोलन की। बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस रस की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वात्सल्य रस की बात हो रही है। यहाँ पर जब भी किसी के बालपन का ऐसा वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, जब यहाँ पर देखा जाए तो राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस वाले इन पंक्तियों में राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है कि ये जो है किस ये जो कविताएँ लिखी गई है, जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, किस कवि की हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आगे। और सभी को पता भाई ये जो पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये जो उनका एक कविता थी, कवितावली का जो बालकांड था वहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है तुलसीदास, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उच्चारण के स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध है। शाह, ये आपका देखा जाए तो जो शाह होता है ये तालव्य होता है, तो मूर्धन्य नहीं होता है। ये वाला जो आपका सा होता है ये आपका मूर्धन्य होता है। चा भैया आपका ये तालव्य होता है, ये कंठ नहीं होता है, ठीक है। चा आपका तालव्य होता है। सा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका दंत्य दिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो सा होता है, सा, जब आप लोग अपने जीभ को दांत से टच करके सा बोलोगे तब आपका ये वाला सा निकलता है। जब आप लोग अपने जीभ को टच करके शा बोलोगे तो आपका ये सा निकलता है। जो खट्टी सा है इसको जब आप लोग सा बोलेंगे, अपने जीभ को थोड़ा सा घुमा करके रोल करके तालु से टच करके बोलेंगे तब आपका ये वाला सा निकलता है, तो ये आपका मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अशुद्ध यहाँ पर बोला गया है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ध्यान समझिएगा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये कथन जो है बेसिकली अशुद्ध है भाई, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण जो है एक साथ नहीं हो सकता है। इसके अलावा अन्य कथन जो दिए गए हैं कि ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, सही है। छा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा विसर्ग कंठ्य वर्ण है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, यहाँ पर लड़के के विकल्प संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। लड़का क्या है, पुल्लिंग है, बिल्कुल सही बात है सर, पुल्लिंग है। इसके अलावा यहाँ पर करता है मेरे लड़के, तो यहाँ पर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। बहुवचन दिया गया है, तो भैया बहुवचन नहीं है, मेरे लड़के ने, लड़कों लिखा, अगर लड़कों लिखा होता तब बहुवचन होता ना, लड़के थोड़े ना बहुवचन है, तो ये बहुवचन दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है। भैया मैंने आपको बताया था कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन तरह के वाच्य होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानता किसकी है, राम की प्रधानता है। राम यानी कि कर्ता है, कर्ता की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा पूछा गया था, देख सकते हैं किस तरह के पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोग आई होप अगर बीएड की तैयारी मुझसे की होगी तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पूछा गया अलंकार कौन सा है, और आप सभी को कई बार ये बताया जा चुका है। यहाँ पर अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्यों सर, यूँ क्योंकि यहाँ पर जो ये पानी आया हुआ है, जो पानी आया हुआ है बेसिकली पानी शब्द के तीन अर्थ है, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए जल। तो एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर ये इस वाले पानी की बात हो रही है। आप लोग इस पानी की बात मत करिएगा, ये पानी अलग है, इस पानी की बात हो रही है। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, तो इस पानी का जो अर्थ है मोती के लिए भी है, मानुष के लिए भी है और चून के लिए भी है, तो यहाँ पर इसलिए श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द है। अंगना नहीं होता भैया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंगना, ठीक है, अंगना यहाँ पर होता है, आंगन बिल्कुल सही है, अंगना भी होता है, बिल्कुल गलत नहीं है ये। अंगना आपका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं चांद के बारे में, तो चांद में
चंद्रबिंदी लगता है, चांद में आपका चंद्रबिंदी लगता है, आँख में भी आपका सेम वही है, चंद्रबिंदी लगता है। और अंक की बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रबिंदी नहीं लगता है, यहाँ पर सिर्फ अंक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों आपके गलत दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है अंगना, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से शब्द की वर्तनी सही हो सकती है। सभी लोग 59 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सनिधि, सनिधि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है, ये शुद्ध वर्तनी है और ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। और बेसिकली यहाँ पर जितने लोग जवाब, इस सनिधि का मतलब होता है, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग रखने का काम या पास रखने के भाव को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द का जो यूज है किया जाता है। और जो दिए गए हैं आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो ये जो सफलता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, ये आपकी निर्भर करती है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। सिंपल सा क्या होता है भाई, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। तो ये होती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, इस पर निर्भर करती है। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस आपको तैयारी करवाई जाए अभी से कि ना करवाई जाए, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी इन फ्यूचर आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं। तो अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियोस आपको डेली इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोग का काम है बस शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेहनत आपके लिए बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।